जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगस्त महीने में जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लेने वाला है। तो ऐसे में जो जीएस का टॉपिक है, लगभग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और उसके बाद करंट अफेयर्स, इन सभी मिलाकर बहुत कम नंबर पूछ रहे हैं, मात्र 30 नंबर के आसपास। तो अगर ऐसे में अगर हम सभी को अगर अलग अलग सब्जेक्ट करके पढ़े तो कहीं ना कहीं टाइम टेकन है और कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है। तो इससे इस टाइप इस टाइप से जब सिलेबस रहता है कि पढ़ना बहुत हो और बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि मेन मेन टॉपिक को पढ़ा जाए जो परीक्षा में एक बारंबारता के अनुरूप में पूछा जाता है। तो उसी क्रम में आज हम लोग जीएस की टॉपिक में पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे और आगे कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ कि जो मेन मेन टॉपिक है उसको हम लोग छोटा छोटा जो मेन मेन टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्थानीय स्वशासन की बात किया जाए तो सबसे पहले अगर इसकी इतिहास की बात किया जाए तो ये चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले आए थे। तो उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो चोल साम्राज्य में हम लोग के स्थानीय स्वशासन की बात आती है। स्थानीय स्वशासन का मतलब पहले समझना जरूरी है कि स्थानीय स्वशासन है क्या। तो अभी हम लोग जो देखते हैं केंद्र में केंद्र सरकार, सेंट्रल लेवल पे राज्य में राज्य सरकार, और भारत एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे त्रिस्तरीय सरकार है। और हम लोग का जो अपने पंचायत या नगर पालिका नगर निगम के उसका एक अपना शासन व्यवस्था है, उसी को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। हालांकि स्थानीय स्वशासन को जो संवैधानिक प्रावधान दिया गया है वो बहुत मतलब मनमुटाव के साथ दिया गया है। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर दोनों के आपस में इसमें मतभेद था, लेकिन बाद में इसको डीपीएसपी में रखा गया है आर्टिकल 40, और उसके बाद फिर जिसमें 73-74वां संविधान संशोधन के तहत इसको फिर संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में इसको रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल शासन व्यवस्था के रूप में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि स्थानीय स्वशासन की बात किया जाए तो चोल साम्राज्य में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की मतलब देखा गया था। उसके बाद अगर हम लोग आधुनिक रूप में अगर देखा जाए तो लॉर्ड रिपन के टाइम 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्तावना एक लाया गया था, जिसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसलिए लॉर्ड रिपन को 1882 जो लॉर्ड रिपन आया है, इसी को जो वाइस 1882 मतलब जो भारत के जो वायसराय थे 1882 में लॉर्ड रिपन, उसको आधुनिक स्वशासन का जनक भी माना जाता है भारत में। 1919 के एक्ट भारत शासन अधिनियम या फिर इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसमें विषयों को अलग अलग कर दिया था, एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। तो इसी में जो हस्तांतरित विषय था उसमें फिर हम लोग स्थानीय स्वशासन को वहाँ रखा गया था। दूसरी बात, 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत इससे और व्यापक बनाया गया स्थानीय स्वशासन को। आगे अगर इसमें संवैधानिक की बात तो की ही है कि आर्टिकल 40 में इसके बारे में जिक्र है स्थानीय स्वशासन के बारे में। और पहली बार अगर इसको भारत में अगर देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ इसकी शुरुआत की गई थी और नागर क्षेत्र में ये हुआ था, राजस्थान में जो है। तो यहाँ तक जो 72वां 73वां संविधान संशोधन तक आने के लिए हमारे स्थानीय स्वशासन को बहुत सारी समितियों के माध्यम से गुजरना पड़ा, बहुत टाइम लगा। राजीव गांधी की सरकार ने बहुत ज़्यादा इसको महत्व दिया कि इसको लागू किया जाए, लेकिन अंततः वो नहीं करा पाए। बाद में फिर हम लोग इसको देखेंगे कि तो पहले जो प्रमुख समिति की बात किया जाए तो बलवंत राय मेहता समिति, जो पहली बार इसने बलवंत राय मेहता समिति पहली बार इसमें त्रिस्तरीय मतलब ग्राम मतलब वार्ड, पंचायत और जिला, 3 स्तर पर इसको कराने का प्रावधान रखे थे बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद आता है आपका 19 उसके बाद आता है एक मिनट अशोक मेहता समिति 1977 में।
अशोक मेहता समिति जनता पार्टी सरकार के टाइम था और ये द्विस्तरीय मांगना था, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर। इसमें इन्होंने पंचायत की बात पंचायत स्तर पर नहीं किए थे। अलग से न्याय पंचायत और दलगत की बात किया गया था और पहली बार इन्होंने संवैधानिक दर्जा का प्रावधान दिए थे कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए स्थानीय स्वशासन को। हालांकि इसके पहले बलवंत राय मेहता समिति ने ये ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था कि इसको संवैधानिक के तर्ज पर देखा जाए। और इसी साल जो जेपीएससी के एग्जाम पूछा गया था कि कौन सी समिति ने स्थानीय स्वशासन को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात किया गया है, तो अशोक मेहता समिति ही होगा। ये जेपीएससी अभी जो हाल में पर हुआ उसमें पूछा गया था। इन्हें दलगत कहा गया, जो अभी वेस्ट बंगाल में जो स्थानीय स्वशासन है वहाँ दलगत के आधार पर होता है, झारखंड में दलगत नहीं है। ठीक। जेवी के राव समिति, इन्होंने 1985 में समिति बनाई गई थी राजीव गांधी की सरकार में। इन्होंने त्रिस्तरीय माना। त्रिस्तरीय मानने का मतलब है कि जो बलवंत राय समिति ने माने थे, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर। इसने एसटी, एससी, फीमेल और ओबीसी के लिए उचित प्रतिनिधित्व देने की भी बात किया था जेवी के राव समिति ने। उसके बाद आता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये 1986 राजीव गांधी के टाइम ही आया था। इन्होंने भी संवैधानिक दर्जा की बात किया था और ये भी त्रिस्तरीय था और दलगत व्यवस्था को इन्होंने नकारा था। लक्ष्मीमल सिंघवी ने दलगत व्यवस्था को नकारा था, जो अशोक मेहता समिति ने लाने की बात की गई थी, जिसके तहत इसके तहत राजवित्त आयोग की गठन की बात किया गया। मतलब पहली बार जो राजवित्त आयोग की गठन की बात किया गया वो हम लोग का लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के माध्यम से ही की गई है। पंचायतों को करारोपण मतलब कर लगाने का अधिकार दिया जाए, ये भी हम लोग का लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने ही प्रावधान किया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए 4 समिति, बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति के बाद हम लोग का आता है जेवी के राव समिति और उसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। तो कभी कभी इन समितियों को अपने टाइम पीरियड के अनुसार सजाने के लिए भी पूछा जाता है, तो इससे भी हम लोग को याद रखना है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट 73वें संविधान संशोधन 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को आया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे पीवी नरसिम्हा थे। तो ये पूछा जाएगा कि अगर जो स्थानीय स्वशासन को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो होगा हम लोग का पीवी नरसिम्हा। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है और इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी माना जाता है। कब? 24 अप्रैल को। ये संविधान के भाग 9 में इसको रखा गया है और आर्टिकल की अगर बात किया जाएगा तो 243 से 243 तक हमारे पंचायत के बारे में प्रावधान है। और अनुसूची की बात किया जाए तो ये 11वीं अनुसूची में रखा गया है और 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय है। 29 विषय है। इन विषयों का अगर देखा जाए तो गांव घर में जो जरूरत है, जैसे सिंचाई व्यवस्था है, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल की व्यवस्था है, कुटीर उद्योग की व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो इन सारी जो 29 विषय है उसको अनुसूची 11 में रखा गया, जिसके तहत ये अधिकार देना राज्य के हाथ में है कि कौन कौन सा अधिकार उनको दिया जाए। इसीलिए 29 विषयों को इसमें शामिल किया गया। इसमें राज्य डिसाइड करती है कि कौन कौन सी विषय पंचायत मतलब पंचायत को देनी चाहिए। ये राज्य डिसाइड करती है, केंद्र सरकार के हाथ में ये कुछ नहीं। वो सिर्फ बना के दिए कि 29 विषय है, आप इनमें आपस में इसको शेयरिंग कीजिए। आप कौन सा काम अपने पास रखना चाहते हैं, कौन सा काम आप ये पंचायत को देना चाहते हैं। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो 243 का ए में है हम लोग का ग्राम सभा के बारे में उल्लेख है। 243 का बी थोड़ा याद रखने की कि हम लोग पहले जो प्राचीन या हम लोग का जो पूर्ववर्ती टाइम देखे हैं कि लिखने पढ़ने की उस टाइम सुविधा नहीं थी, फिर भी वो जो श्रुति के अनुसार मतलब सुन के ही याद रखा जाता था। यहाँ तक कि मंत्र सब भी, ऋग्वेद भी एक श्रुति ही है। तो इस तरीके से अगर हम लोग कोशिश करते हैं सुन के कितना याद रख पाएंगे, ये भी देखते हैं।
तो 243 का ए में है ग्राम सभा के बारे में, 243 का बी में है पंचायतों का गठन, 243 सी का है पंचायतों की संरचना की, पंचायत को कैसे डिवाइड किया जाएगा, कैसे बनाई जाएगी उसके बारे में। 243 डी का है स्थानों का आरक्षण, कौन से स्थानों को एसटी के लिए आरक्षण करना है, कौन सा एससी के लिए और कौन से क्षेत्रों में फीमेल के लिए आरक्षण करना है, ये हम लोग का है 243 डी में। उसके बाद 243 एच में है कोरारोपण की शक्ति, तो राज्य सरकार जो पंचायत सरकार को देगी कि आप इस विषय में कर लगा सकते हैं, ये हम लोग का 243 एच में है। और 243 आई में है राज्य वित्त आयोग, आई जो है 243 आई में है कि राज्य वित्त आयोग से संबंधित है और राज्यपाल प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन करेगा। ये वित्त आयोग 280 के जो वित्त आयोग है उससे अलग है, वो है केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर मतलब केंद्र और राज्यों के बीच है। और पंचायत के लिए अलग से हम लोग का राज्य वित्त आयोग आता है, वो 243 आई में है। 243 जे में है पंचायतों का लेखा परीक्षण, 243 जे में है पंचायतों का लेखा परीक्षण। 243 के में है राज्य निर्वाचन आयोग, जिस तरीके से राज्य वित्त आयोग होता है उसी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग भी है, और ये सेंट्रल वालों से, केंद्रीय वालों से अलग होता है। ठीक, एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिसमें, और ये इनका सेवा शर्त कौन लगाते हैं, राज्यपाल। इसको राज्यपाल हटा नहीं सकता, ये हटाया जाएगा कैसे, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के जो प्रावधान है हटाने का, उसी तरीके से इसको भी हटाया जा सकता है। मतलब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर ये हम लोग का जो निर्वाचन आयुक्त है ये नहीं है, जो 243 के में है निर्वाचन आयोग के बारे में। 243 ओ में है निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, 243 ओ में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आगे इसको हम लोग एक्सटेंशन कैसे करेंगे, जैसे कि कोई क्षेत्र है, आदिवासी एरिया है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू किया जा सकता, तो वहाँ के लिए कुछ तो प्रावधान करना होगा, तो उसी के लिए फिर पेशा अधिनियम लाया जाता है। और इसकी जो पेशा अधिनियम लाया जाता है इसकी अध्यक्षता दिलीप सिंह भूरिया है, तो इसलिए इसको भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर पेशा अधिनियम आया है, इसको ऐसा भी मतलब क्वेश्चन में देखा जाता है। और ये लास्ट आपका जेपीएससी पीटी में पूछा था, मतलब पंचायत से हम लोग का 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक मेंस में अभी जो हुआ कि उसमें पूछा गया था कि मेंस में अभी जो पूछा गया है, अभी हम लोग का जो हाल में पार हुआ, हाँ, कि कौन सी समिति ने पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात किया गया, तो अशोक मेहता होगा। और पीटी में पूछा गया था कि पेशा एक्ट से संबंधित कौन सा समिति है, तो कौन सा होगा, भूरिया समिति। मतलब पंचायत से ये बहुत मतलब क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हर एग्जाम में कहीं ना कुछ इसका क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक को छोड़ना नहीं, इसको करके जाना है, और आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो आराम से पकड़ा जाएगा यहाँ से। तो पेशा एक्ट हम लोग का इसमें टोटल 22 सदस्य थे, उन 22 सदस्यों का जो हेड था वो हम लोग का था दिलीप सिंह भूरिया। तो और जो समिति की जो हेड होता है अध्यक्ष, उसी के नाम पर फिर वो समिति का नाम होता है, तो इसलिए दिलीप सिंह भूरिया समिति कहा गया है। पेशा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, और ये 1996 को आया था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी है कि पेशा एक्ट कब आया है, तो ये 1996 को आया है। अभी ये मतलब जो पंचायत पेशा जो एक्ट है अभी वर्तमान में भारत में 10 राज्यों में है, वर्तमान में 10 राज्यों में ये शामिल है, झारखंड भी इसमें से एक है। और ये 5वीं अनुसूची के विषय में ही, जो 5वीं अनुसूची के जो राज्य है उन्हीं में ये पेशा एक्ट लागू होता है। 6ठी अनुसूची में ये राज्य, 6ठी अनुसूची के राज्यों में पेशा एक्ट लागू नहीं होता है। तो ये हम लोग का पंचायत, और इसी से पैरेलल 74वां संविधान संशोधन जो 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, इसमें नगर पालिका के बारे में उल्लेख है। ये भाग ए में रखा, 9 का ए में रखा गया, और इसका आर्टिकल है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। ये 12वीं अनुसूची में है, और ये टोटल 18 विषय इसमें है। तो 18 विषय में वही होगा जैसे कि मध्यम उद्योग या फिर हाई स्कूल वगैरह इसमें प्रावधान होगा, टेक्निकली इंस्टीट्यूट के बारे में होगा, सिंचाई व्यवस्था होगा, फिर प्लेग्राउंड के बारे में होगा। तो सब इस टाइप से 18 विषय इसमें होगा, जल के बारे में होगा, बिजली के बारे में होगा, इस टाइप से ये 18 विषयों को ये
अपने आप में निहित किया है और इसमें राज्य सरकार डिपेंड करेगी कि नगर पालिकाओं को कौन कौन सी शक्ति दी जानी चाहिए। ये 1 जून 1993 से प्रभावी है। ये 1 जून मतलब जो नगर निगम वाला है ये है हम लोग का 1 जून 1993 से, और जो हम लोग का पंचायत वाला था वो हम लोग का 24 अप्रैल से था। ये याद रखने वाली बात है। इसके तहत अगर देखा जाए तो 243 क्यू में नगर पालिका के गठन के बारे में उल्लेख है। नगर पालिका गठन, तो नगर पालिका गठन के बारे में इसमें देखना है कि इसको फिर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। नगर पंचायत जो संक्रमणशील क्षेत्र है, जो मतलब ग्राम और शहरों के जो बीच क्षेत्र होगा वो हम लोग का नगर पंचायत। जैसे पंचायत से हम लोग रेट करना है कि गांव वाला और नगर, तो पंचायत और नगर दोनों का बीच जो संक्रमण है वही हम लोग का नगर पंचायत। नगर पालिका छोटे शहरों में और लघु नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका, जैसे जमशेदपुर क्या एक नगर पालिका है। नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्र जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कलकत्ता, मद्रास, ये सब क्या है नगर निगम, जिसको महानगर भी हम लोग महानगर के रूप में जानते हैं। 243 आर में है नगर पालिकाओं की संरचना। तो इसमें कौन कौन इसको संरचनाएं कौन कौन चलाएंगे उसके बारे में है ये 243 आर में। 243 पी में नगर पालिका के बारे में होगा, नगर पंचायत नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में। 243 क्यू में है कि जो संरचनाएं हैं नगर पालिका का गठन किया जाएगा नगर पालिका में, उसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम है। और 243 आर में है हम लोग का नगर पालिकाओं की संरचना। 3 लाख या उससे अधिक वाले जनसंख्या क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन होता है, मतलब प्रत्येक 3 लाख या उससे ज़्यादा क्षेत्र होना चाहिए वहाँ पे होता है। 243 जेड डी में जिला योजना समिति का गठन किया गया है। 243 जेड डी ये 2019 का पीटी में पूछा था। 2019 में जो जेपीएससी पीटी हुआ तो उसमें पूछा था 243 जेड डी का जिला योजना समिति। उसके बाद आता है 243 जेड ई में महानगरीय योजना समिति का गठन किया गया, महानगरीय योजना समिति। और उसके बाद 243 टी में है नगर पालिकाओं का आरक्षण। तो नगर पालिका का आरक्षण वही, इसमें भी 1/3 महिलाओं को कम से कम होना चाहिए। राज्य सरकार चाहे तो इसको 1/3 से बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। तो इस तरीके से जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी वन डे एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, जेएसएससी हो या रेलवे हो या कुछ भी एग्जाम हो, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। इसको अच्छा से करना है और इसको बार बार सुनते रहना है। 17-18 मिनट का लगभग ये वीडियो बनेगी, तो इसको 2 बार दिन में कम से कम तो सुनना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।